ये तो आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो हमारा HU में 6 ईयर प्रोग्राम चल रहा है BSc एग्रीकल्चर के लिए। उसके लिए हमारा ये 3rd लेक्चर होने वाला है और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या विकास हुए, कैसे कैसे वो डेवलप हुई, कहाँ से शुरुआत होती है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे IARI से, फिर ICAR इनके बारे में पढ़ेंगे और कितनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह वगैरह इनके बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूँ तुम्हें IARI क्या है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये 1905 में एस्टेब्लिश होता है पूसा बिहार के अंदर, पूसा बिहार। पर 1934 के अंदर एक अर्थक्वेक आता है और अर्थक्वेक की वजह से वहाँ की बिल्डिंग क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो इसको 1936 में न्यू दिल्ली में, पूसा रोड न्यू दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया जाता है और वहाँ पे इसकी नई बिल्डिंग बनाई जाती है न्यू दिल्ली के अंदर। और इसको जो IAR है, इसका जो पहले नाम था, अंग्रेजों के टाइम जो नाम था वो था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। पर इंपीरियल वर्ड को बाद में क्या चेंज कर दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। किसमें बदल दिया गया, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जब ये इंस्टीट्यूट बना, ये सबसे पहले बिहार से भी पहले वेस्ट बंगाल में था। वेस्ट बंगाल से ये बिहार में आया और बिहार के बाद अब फिलहाल ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो देखिए, जो ये IARI का जो इंस्टीट्यूट है, इसको जो पब्लिश किया, जो वाइस रॉयल्टी थी उस टाइम लॉर्ड कुर्जॉन की थी, उनकी प्रेजेंस में इसको बनाया गया था। ठीक है, वेस्ट बंगाल में था। और एक अमेरिका के हेनरी फिलिप नाम के सिटीजन थे, उन्होंने 9 लाख रुपए इकट्ठे करके दिए इसके लिए। इसलिए इस इंस्टीट्यूट का नाम एक और पड़ा, नौलखा के नाम से भी जाना जाता है इसको, नौलखा। और ये हेनरी फिप्स थे ना, इनके नाम पे भी इनका नाम दिया गया, फिप्स लेबोरेटरी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो मैं अब इसके बारे में तुम्हें बता देता हूं जो मैंने बताया। 1905 में फॉर्मेशन होती है IARI की एट पूसा बिहार। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट शिफ्टेड टू न्यू दिल्ली इन 1936 बिकॉज इन 1934 अर्थक्वेक डैमेज द बिल्डिंग इन पूसा बिहार। पूसा बिहार के अंदर 1934 में वो बिल्डिंग डैमेज होने की वजह से इसको न्यू दिल्ली में 1936 में शिफ्ट कर दिया गया। कहाँ से, पूसा बिहार से न्यू दिल्ली में। ठीक है सर। IARI एस्टेब्लिश्ड एट पूसा बिहार अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ द लॉर्ड कुर्जॉन। लॉर्ड कुर्जॉन थे उस टाइम, उनकी वाइस रॉयल्टी के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया था पूसा बिहार के अंदर। और उससे भी पहले ये वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड था। और रुपए इकट्ठे करके 9 लाख डोनेट किए एक अमेरिकन सिटीजन ने, जिनका नाम था हेनरी फिप्स। और हेनरी फिप्स के नाम पे ही इस इंस्टीट्यूट IARI का नाम पड़ा क्या, फिप्स लेबोरेटरी। और 9 लाख रुपए इकट्ठे लिए हुए, इसलिए इसको नौलखा भी कहा गया। ठीक है सर। B विश्वनाथन वाज द फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर ऑफ IARI। IARI के फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर जो बने वो थे विश्वनाथन, B विश्वनाथन। ठीक है भाई, ये पूरा टॉपिक याद हो जाना चाहिए, इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। सबसे पहले कहाँ सिचुएटेड थी, फिर कहाँ हुई, कौन अर्थक्वेक कब आया और कहाँ पे शिफ्ट करी गई, कौन सी सन में करी गई, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब है 1929 की बात। हम 1905 से स्टार्ट हुए, 1929 में ICAR की फॉर्मेशन होती है। ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR अपने पीक पे होता है, एपेक्स पे था, और उस टाइम इसका सबसे बड़ा परचम था। कब, 1929 के बाद। तो उस टाइम इन्होंने 101 ICAR इंस्टीट्यूट बनाए और 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेवलप कर दी, पूरे इंडिया में फैला दी इन्होंने। ठीक है, और इसके जो पहले DG थे, जो फर्स्ट DG ऑफ ICAR के, वो थे BP पाल। प्रेजेंट DG हैं ICAR के, वो है डॉक्टर हिमांशु पाठक। देखिए भाई, पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR की फुल फॉर्म याद होना चाहिए। ICAR इज द एपेक्स बॉडी, वो अपने पीक पे था। इट हैज 101 ICAR इंस्टीट्यूट एंड 71 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द कंट्री। फर्स्ट DG ऑफ ICAR बेंजामिन प्यारे पाल, BP पाल का मतलब है बेंजामिन प्यारे पाल। ठीक है। प्रेजेंट DG डायरेक्टर जनरल थे ऑफ ICAR डॉक्टर हिमांशु पाठक थे। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ICAR खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्लाह फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ICAR के। जो आज के टाइम DG है वो कौन है, डॉक्टर हिमांशु पाठक है। और जो सबसे पहले DG बने थे वो कौन थे,
बेंजामिन पेरे पाल, बेंजामिन पेरे पाल। तो इस तरह से हमने ICIARI और ICAR के बारे में फुल नॉलेज ली, और इनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसे फोड़ देंगे भाई, सीधी सी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1943 में ग्रेट बंगाल फेमाइन। देखो फेमाइन का मतलब होता है अकाल। ग्रेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बंगाल के अंदर अकाल पड़ा, भुखमरी आ गई। तो उस दौरान क्या हुआ देखना रे, ग्रेट बंगाल फेमाइन में ड्यू टू ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ये है ना राइस, जैसे वेस्ट बंगाल है उसका खाना मेन क्या है, चावल और मछली, यही है। और वहां पे चावल के अंदर एक फंगस थी हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी फंगस, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी फंगस थी। इसकी वजह से एक हेलमिंथोस्पोरोसिस नाम की एक डिजीज होगी किसके अंदर, राइस के अंदर। उसके ब्राउन स्पॉट हो गए उसके लीफ के ऊपर, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, और इसकी वजह से भूखमरी आ गई वहां पे। 3 मिलियन डेथ हो गई थी वहां पे। 3 मिलियन मतलब 30 लाख लोग मारे गए वहां पे, इतनी बड़ी अकाल पड़ा था ये। ग्रेट बंगाल फेमाइन कहते हैं इसको, बहुत बड़ा अकाल बंगाल के अंदर। ड्यू टू ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस 3 मिलियन पीपल डाइड। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे फंगस की वजह से ये हुआ है, और हेलमिंथोस्पोरोसिस डिजीज इन राइस के अंदर ये बीमारी और इस फंगस की वजह से आई थी। अरे सही है भाई, ये याद हो जाएगा सभी को। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 1951 और 1952 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर का मतलब होता है क्या होता है रे, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने पंचवर्षीय योजना स्टार्ट करी, और इनका टोटल फोकस क्या था, टोटली फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इनका टारगेट था कि हम एग्रीकल्चर में फुल डेवलपमेंट करेंगे, और जीडीपी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोग्रेशन को 2.1% इंक्रीज कर देंगे, 2.1% तक इंक्रीज कर देंगे। परंतु ये इंक्रीज हो गया ज़्यादा, 3.6%, और जीडीपी बहुत तेजी से इंडिया की ग्रोथ करी, उससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, 3.6 इंक्रीज हो गया, जबकि चाहते कितना थे, टारगेट इतना था, अचीवमेंट इतना था। बहुत अच्छी बात है। 2 अक्टूबर 1953 नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्ट करी गई, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस स्टार्ट की गई, और प्रमोटिंग द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर। जो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस है ना, ये क्या करती है, प्रमोट करती है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को और बढ़ावा देती है। रूरल वेलफेयर, रूरल मतलब गाँव का जो एरिया है, गाँव के लोग हैं, उनके वेलफेयर के लिए, उनके व्यवसाय के लिए सुविधाएं देती है। ठीक है जी। 1957 ऑल इंडिया को कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। पूरा इंडिया कोऑर्डिनेट होकर मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट चला रहा था। और फर्स्ट IACRP की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट। और ये भी जो प्रोजेक्ट था ये IACRP, ये भी ICAR के अंडर में ही कंट्रोल में चल रहा था 1957 में। और 1956 में फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में सिचुएटेड की गई इंडिया के अंदर। GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बनाई गई एट पंतनगर, ये याद होना चाहिए सभी को। ठीक है, हाँ भाई याद हो जाएगा सभी को। 8th नंबर पॉइंट पे आए हम, वो है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, हरित क्रांति। ये कौन लाए थे, कैसे लाए थे और कब आई थी, ये 1966 से लेके 1967, या हम ये कह सकते हैं मिड 1960 में हरित क्रांति ग्रीन रिवोल्यूशन आया। इसको लाने वाले नॉर्मन ई बोरलैग थे, नॉर्मन ई बोरलैग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैग। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन नॉर्मन ई बोरलैग हैं। पर इंडिया के अंदर अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन पूछा जाए तो वो हैं MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है जी। तो ये जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, इसको लाने की कारण क्या बना, 2 सेमी ड्वार्फ वेराइटी थी वीट और राइस की। वीट और राइस की सेमी ड्वार्फ मतलब छोटी वैरायटीज़ थी, पर उनकी जो पैदावार थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उनको वाइल्ड वैरायटी से क्रॉस करके बनाया गया था। और मिड 1960 के अंदर ये जो वैरायटीज़ थी वीट की, उसका नाम था सोनालिका, और जो राइस की वैरायटी थी वो 2 थी, जया और रत्ना। इनकी वजह से इतनी ज़्यादा पैदावार हुई राइस और वीट की। पहले तो खाने के लाले पड़े हुए थे इंडिया के अंदर, भूखमरी आने वाली थी, पर इतना ज़्यादा पैदावार हुई, यील्ड हुई कि हम एक्सपोर्ट तक कर पाए। हमारे इंडिया टॉप पे आ गया इसके अंदर, वीट और राइस के अंदर। देखिए तो पढ़ते हैं। 1966 से 1967 ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति आई। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलैग। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर MS स्वामीनाथन। मेन क्रॉप इन ग्रीन रिवोल्यूशन में वीट और राइस का रोल था। सेमी ड्वार्फ वैरायटी वीट की सोनालिका थी, और सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस जया और रत्ना। आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया बिकम द सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड ग्रेन। फूड ग्रेन में इतना ज़्यादा सफिशिएंट हो गया कि उसको किसी से
इंपोर्ट करने की, खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो एक्सपोर्ट तक कर सकता था, इतना ज़्यादा अनाज हो गया इंडिया के पास ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से। और इंडिया में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, MS स्वामीनाथन, ये आ सकता है दोबारा एग्जाम में। नेक्स्ट 1970 की बात है, ये थी 1966 से 67, अब 1970 में आया वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। इसको लाने वाले कौन थे? इसको लाने वाले वर्गीस कुरियन नाम था। एक वर्गीस कुरियन एक सोशल वर्कर थे और सोशल इंजीनियर थे। उन्होंने इंडिया में देखा कि पशुओं जो भूखमरी आ रही है ना, उसको उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अकाल की स्थिति से बचने के लिए उन्होंने पशुओं को पालतू बनाया और बहुत सारा दूध का प्रोडक्शन स्टार्ट किया और इंडिया को फर्स्ट, वर्ल्ड में फर्स्ट ले आए ये। और जैसे अब मिल्क है, मिल्क के डिपार्टमेंट में अभी फ़िलहाल अमूल है, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, उससे बड़ा कोई प्रोड्यूसर वर्ल्ड में नहीं है। तो देखिए हम पढ़ते हैं 1970 वाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। इसको ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है क्योंकि उस टाइम बाढ़ आई हुई थी बहुत ज़्यादा और अकाल की स्थिति पैदा हो चुकी थी बाढ़ की वजह से। उस बाढ़ के अंदर ही वाइट रिवॉल्यूशन आया था, ऑपरेशन फ्लड भी नाम दिया गया इसका। फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इंडिया सेट द वर्ल्ड बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया में वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया ही है। ट्रांसफॉर्म्ड द डेयरी डेफिशिएंट नेशन, एक डेयरी की कमी वाला देश था, उसको ग्लोबल लीडर इन द मिल्क प्रोडक्शन, ग्लोबल लीडर पूरी अर्थ पे सबसे बड़ा लीडर बना दिया मिल्क प्रोडक्शन का। और अमूल मिल्क लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड में लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कौन है? अमूल मिल्क। अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हम 1973 की बात करें तो एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस ARS स्टार्टेड। ARS स्टार्ट किया गया, एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज। भाई एग्रीकल्चर के अंदर रिसर्च करो, नए नए फूड को डवार्फ वैरायटी, सेमी डवार्फ वैरायटी, वाइल्ड वैरायटी इनके क्रॉस करवाओ, नई वैरायटी बनाओ, ऐसा करना स्टार्ट हो गया। एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज स्टार्टेड हुई 1973 में, ARS, ये फुल फॉर्म भी याद रखना। 1974 की बात करें, फर्स्ट KVK का मतलब होता है कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र ओपन किया गया पांडिचेरी में। पांडिचेरी में क्या ओपन किया गया? KVK, कृषि विज्ञान केंद्र। और इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं। जो फार्मर्स होते हैं उनको गाइड करना, सॉइल और वाटर की टेस्टिंग करना और उनको ट्रेंड करना। फार्मर्स को ट्रेंड करना, गाइड करना, सॉइल और वाटर की टेस्टिंग करना, ये 3 मेन फंक्शन होते हैं KVK के, कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर। ठीक है भाई। नेक्स्ट 1979 की बात करें तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किए गए। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक साथ इकट्ठा हो गए, रूरल मतलब गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया और उनकी भी हेल्प ली गई, उनसे पूछा गया किस तरह से तुम क्या करते हो खेती, और उनका साथ दिया गया। डॉक्टर्स थे, जितने रिसर्चर्स थे, सभी ने उनका साथ दिया। एक साथ मिलकर जो रूरल के साथ किया गया उसको कहा गया इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इट इज़ द बिगेस्ट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम बिफोर मनरेगा से पहले यही सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम था। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ही सबसे बड़ा था मनरेगा से पहले। मनरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा जो गांव में जो नरेगा कहते हैं या मनरेगा एक ही बात है, उसी की बात कर रहे हैं। ये 2005 में डेवलप हुआ है। उससे पहले जो सबसे बड़ा प्रोग्राम यही था इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पर अभी फिलहाल ये मनरेगा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ये फुल फॉर्म याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, 12 जुलाई 1982 की बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ NABARD। NABARD का मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए नेशनल बैंक बनाया गया फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसने क्या किया? इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर सिचुएटेड है। इट इज़ द एपेक्स बैंक, मतलब सबसे शीर्ष पे रहने वाला बैंक है, फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्रीकल्चर लोन, असिस्ट इन द फाइनेंसिंग मैनी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत सारे फाइनेंस के काम, लोन देने के काम, पॉलिसीज स्टार्ट किए किसने? इस बैंक ने। क्या नाम था? NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है भाई। 1999 की बात करें, NAIS नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम चलाई गई, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS। इट वाज अनसक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हुई नहीं। क्यों? क्योंकि स्कीम ड्यू टू द हाई प्रीमियम वैल्यू थी। फार्मर फाउंड इट डिफिकल्ट टू गेटिंग द क्लेम आफ्टर द क्रॉप लॉस। क्रॉप लॉस हो जाए तो उसके बाद उसको क्लेम लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए ये चीज़ आगे बढ़ी ही नहीं। ये अनसक्सेसफुल स्कीम चलाई गई थी एक, फिर इसको छोड़ दिया गया, यहीं पे बंद कर दिया गया। 14th पॉइंट क्या है?
1999 में केसीसी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड। और किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है सभी को पता है, किसान हैं सभी के घर वाले लगभग जहाँ किसान ही हैं तो उनको सबको पता है। लॉन्च्ड बाय द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है, और ये होता क्या है केसीसी 4% इंटरेस्ट रेट होती है केसीसी। टाइमली अगर उसको पेमेंट कर दिया जाए लोन को, अगर टाइम से आगे बीत गया, टाइम ज़्यादा बिता दिया आपने तो 7% इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। पीरियड कितना होता है भाई, पेमेंट कब तक करनी है, रीपेमेंट कब तक करें? तो 12 मंथ के अंदर अंदर रीपेमेंट करनी होती है आपको। ठीक है, 12 मंथ के अंदर अगर कर दोगे तो 4% इंटरेस्ट लगेगा। अगर उसे आपको ने 12 मंथ से अगर एक्स्ट्रा टाइम लिया तो आपको 7% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। लोन इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोन होल्डिंग एंड क्रॉप कल्टिवेटेड इन द फील्ड। जो लोन प्रोवाइड किया जाता है वो किस बेस पे मिलता है आपको? एक तो आपके पास कितनी ज़मीन है, कितने लैंड होल्डर हो आप, और दूसरा आपने कौन कौन सी फसलें उस खेत में उस टाइम ग्रो कर रखी है, इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। 4% इंटरेस्ट रेट, अगर पेमेंट टाइम पे दे दोगे 12 मंथ के अंदर तो 4% इंटरेस्ट रेट लगेगा, और 12 मंथ ज़्यादा बिता दोगे, 12 मंथ से ज़्यादा तो 7% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। और कितना टाइम के अंदर अंदर पेमेंट करनी होती है? 12 मंथ के अंदर। और 12 पेमेंट करते ही वापस उसी दिन नेक्स्ट डे भी आप वापस ले सकते हैं लोन को। लोन इज प्रोवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंड होल्डिंग। आपके पास कितनी ज़मीन है और आपने उसमें क्या उगा रखा है उस फील्ड में, इस पे डिपेंड करता है लोन का मिलना। 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्टार्ट की गई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखें। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब स्टार्ट की गई? SGRY, फुल फॉर्म भी आ सकती है। SGRY क्या होता है? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। ये कब स्टार्ट की गई? 2001। ठीक है, 2004 किसान कॉल सेंटर वाज स्टार्टेड। किसान कॉल सेंटर क्या होता है? एक नंबर दिया जाता है, उस पर किसान को कोई भी अपनी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो खेती से रिलेटेड, वो उस फ़ोन पे करके पूछ सकता है। और टाइम होता है 6 AM से लेके 10 PM तक का। और एक फ़ोन नंबर होता है 1800 180 1551। ठीक है, याद रख लोगे। 1800 180 1551। ठीक है, इज प्रोवाइडेड टू सोल्व एनी क्यूरी ऑफ फार्मर। और टाइमिंग होती है 6 AM to 10 PM। ठीक है सर। जो फार्मर होते हैं वो किसी भी 22 लैंग्वेज में, जो अपने आसपास के रीजन की जो भी लैंग्वेज होती है उसमें बात कर सकते हैं। कोई हरियाणवी में, कोई बिहारी में, कोई तेलुगु में, जो भी बात कर सकता है। ठीक है, सारी लैंग्वेजेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM स्टार्ट किया गया। 2005 में NHM, नेशनल हाईवे नहीं रहे, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। ठीक है भाई, याद रह जाएगा सभी को। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें अभी तक जितने भी आए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2005 में नरेगा स्टार्टेड बाई पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इंडिया के पार्लियामेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया नरेगा। और 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के मनरेगा, MG नरेगा हो गया। MG नरेगा। इसका मतलब क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, जी से क्या बन जाएगा? गारंटी एक्ट। ठीक है भाई, ये फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। ये लिखा हुआ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट। ठीक है, मनरेगा। और मनरेगा सभी गांवों में स्टार्ट है, सभी गांव के बच्चों को पता है। मनरेगा वालों का क्या काम होता है? कोई भी गांव में कोई भी साफ़ सफाई करनी होती है, नहरों की सफाई करनी हो, गाँव में सड़कों को क्लियर करना हो, कोई भी झाड़ियाँ हैं उनको कटवाना हो, कहीं भी रास्ते साफ़ करवाने हो, तो किसका यूज़ किया जाता है? इन लोगों का यूज़ किया जाता है। ये क्या होते हैं? कुछ वर्कर्स होते हैं गाँव के अंदर। ये जैसे क्या होता है, किसी के पास अगर कोई अडल्ट है और वो कोई काम करना चाहता है रूरल एरिया में, तो उसको 100 दिन काम मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी देती है सरकार। ठीक है, तो ये देखो लिखा हुआ है, प्रोवाइड एटलीस्ट 100 डे ऑफ द गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर टू एवरी रूरल हाउस होल्ड हुज अडल्ट मेंबर वांट्स टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। वो कोई ना कोई काम जानता है और करना चाहता है तो उसको 100 दिन के लिए गारंटी देते हैं कि काम मिलेगा ही मिलेगा, और उसका पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, ये नरेगा स्कीम है। ये 2005 में इसका नाम नरेगा था। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल के MG नरेगा हो गया। ठीक है भाई, ये याद रह जाएगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़े। 2007 नेशनल फूड
श्योरिटी मिशन, भाई सभी को फूड मिलना ही चाहिए, हर किसी को। नेशनल फूड श्योरिटी मिशन 2007 में लागू किया गया। इसका क्या था भाई, हर एक नीडी पर्सन को, जिसको जरूरत है, उसको कम पैसे में, थोड़े से प्राइस में अनाज मिल जाए और वो भूखा न सोए, बस यही एम था 2007 में नेशनल फूड श्योरिटी मिशन का। फूड ग्रेन विल बी प्रोवाइडेड टू एवरी नीडी एट लो प्राइस, लो प्राइस पे हर एक जिसको नीड है उसको अनाज मिलना चाहिए। जैसे पहले पीले कार्ड बनते थे, राशन कार्ड बनता था, उस बेस पे दिया जाता था। आज के टाइम फैमिली आईडी के थ्रू ये हो चुका है, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्टार्ट की गई। ये पूछा जाएगा कब स्टार्ट हुई, नहीं, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर क्या आता है, इट इज पार्ट ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान क्या होता है रे? 5 ईयर प्लान होता है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी ना, उसमें ये स्टार्ट किया गया RKVY। RKVY मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब लागू किया गया? जो 11th प्लान था, 5 ईयर प्लान का 11th, उसके अंदर इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है सर। 28 अगस्त 2014 को PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना क्या थी, जो अगस्त में 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट की गई। इसमें क्या था, हर किसी का अकाउंट खुलवाओ भाई, जीरो बैलेंस से अकाउंट खुलाया जाएगा, उसको सब्सिडी दी जाएगी, पॉलिसीज स्टार्ट करी जाएंगी, उसको इंश्योरेंस क्लेम दिया जाएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। अंडर दिस स्कीम जीरो बैलेंस्ड अकाउंट वर ओपनड, हर एक किसी का अकाउंट खुलवाया गया था। नाउ सब्सिडीज एंड इंश्योरेंस क्लेम्ड आर डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इनटू अकाउंट। जो भी सब्सिडी मिलती थी या इंश्योरेंस क्लेम किया जाता था, वो सारा का सारा कहाँ आता था, डायरेक्ट अकाउंट में आता था, क्योंकि हर किसी का अकाउंट खुल गया था। जीरो बैलेंस पे खोलोगे, बैंक में जाओगे तो कोई भी खुलवाने के लिए रेडी हो जाएगा। इसलिए सरकार ने ये योजना स्टार्ट करी थी, PMJDY, प्रधानमंत्री जन धन योजना, हर किसी के पास धन हो ऐसी योजना, ठीक है भाई। नेक्स्ट 12 मई 2014, 12 मई 2014 में डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जितना भी बेनिफिट हो किसी भी एग्रीकल्चर से, वो उसके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर हो, ऐसा GBT स्टार्ट किया गया 2014 में, 12 मई को। 13 जनवरी 2016 PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना, जैसे भाई किसी की फसल खराब होगी तो उसको उसका बीमा मिलना चाहिए, उसको उस फसल का कुछ न कुछ मिलना चाहिए, गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये चीजें देखना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? अंडर दिस स्कीम प्रीमियम डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट आर 2% तो खरीफ की फसल के लिए, 5% रबी की फसल के लिए, और हॉर्टिकल्चर जो बागवानी है उसके लिए भी 5% जो क्लेम करती थी गवर्नमेंट बीमा, ठीक है भाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये 2016 में 13 जनवरी को स्टार्ट हुई। तो ये सारी जो भी डेट हैं ये सारी याद रख ले, बहुत ही ज़रूरी हैं। कुछ बस ये कुछ लेक्चर हैं एग्रीकल्चर में जिनमें हमें बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ रहा है, फिर तो समझने के लेक्चर आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखिए 24 पॉइंट, 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट की गई, PMKSY। इसमें क्या था? हर खेत को पानी देना था, हर खेत को पानी देना था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो शुरुआत करते 24 पॉइंट। 1 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री की कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट की गई, PMKSY कहा गया। एम था इसका हर खेत को पानी देना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ये एम था, ठीक है भाई। 25 पॉइंट, 15 जुलाई 2015 PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट की गई। 12 सितंबर 2019 में PMKMY प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना, इसमें क्या किया गया? पेंशन प्रोवाइड की गई फार्मर्स को, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मन धन योजना। फरवरी 2019 में PM किसान इम्प्लीमेंट फ्रॉम द 1 दिसंबर 2018। देखो ये लागू तो हो गया था 1 दिसंबर 2018 से ही, पर स्टार्ट कब किया गया इसको? फरवरी 2019 में जाके। PM किसान का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट देते थे ये, ठीक है। 1 दिसंबर 2018 से लागू हो गया था, पर स्टार्ट कब किया गया? फरवरी 2019 में, PM किसान। तो ये जितनी भी योजनाएं मैंने पढ़ाई हैं सारी की सारी याद होनी चाहिए। इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा इस तरह से ये लेक्चर हुआ कंप्लीट, ठीक है। पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।